हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, तो ये है मेरा टेस्ट नंबर 2, एंथ्रोपोलॉजी का टेस्ट नंबर 2। लेकिन ये टेस्ट मैंने सबसे पहला टेस्ट मेरा टेस्ट नंबर 2 ही था। और इसमें मैंने गेन किए थे 55 मार्क्स। थोड़े से लो मार्क्स थे बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट आंसर राइटिंग। तो आई वाज स्केयर्ड लाइक कि क्या लिखूंगी मैं, कैसे लिखूंगी मैंने प्रिपरेशंस तो की थी, लेकिन मैं कंफ्यूजन में रहती थी कि क्या करें, क्योंकि मेरी ये फर्स्ट आंसर राइटिंग है, कैसे एक बेस्ट आंसर लिखा जा सकता है। तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी और ये इसलिए इसमें थोड़े 55, लेकिन उस टाइम में जो होल ऑफ द स्टूडेंट्स थे उसमें 59 मार्क्स जो था वो हाईएस्ट गया था इस टेस्ट में। और मैंने गेन किए थे 55 मार्क्स। तो ऑन एन एवरेज सारे स्टूडेंट्स को मिलाकर उतने भी कम मार्क्स नहीं थे ये। लेकिन होल ऑफ द मेरे टेस्ट जितने मैंने खुद अटैम्प्ट किए उनमें से ये मेरा फर्स्ट टेस्ट था। और इस फर्स्ट टेस्ट में मैंने 55 गेन किए। तो मैंने सोचा कि मैंने क्या गलतियां की जो मेरे जो उसमें हाईएस्ट मार्क्स 70 जो मेरे लास्ट टेस्ट का आपको दिखाया है टेस्ट नंबर 3, वो वो वाली वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उनका क्लियर हो सके। तो मैंने सोचा आखिर क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से 55 मार्क्स आए। तो मैंने सोचा वो गलतियां भी मैं आपसे शेयर करूं ताकि आप वो गलती ना करो। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ कि क्या गलतियाँ की थी। तो देखिए, मैंने 55 मार्क्स क्यों गेन किए। जो आंसर्स मैंने लिखा था वो तो बहुत ही अच्छा रहा था, जैसे कि मुझे कमेंट सर से मिला था। जो देखिए, जैसे लैंग्वेज एंड आर्टिकुलेशंस में इसमें भी मुझे वेरी गुड मिला है। स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशंस में मुझे वेरी गुड मिला है। कॉन्टेक्चुअल्स कॉम्पिटेंस में भी मेरे को वेरी गुड मिला। इंट्रोडक्शंस कॉम्पिटेंस में भी मुझे वेरी गुड मिला। कंक्लूजन में तो ओवरऑल मुझे हर जितने भी इवेल्यूशंस पैरामीटर्स है उसमें मुझे वेरी गुड ही मिला है। और सर ने क्या कमेंट दिया है मुझे, डियर प्रीति, रिवाइज वंस अगेंस्ट द टॉपिक्स वेर यू स्कोर लेस और लेफ्ट अनअटेम्प्टेड। तो देखो, मैंने लास्ट टेस्ट में आपको क्या डिस्कस किया था कि आपको जो है ये ध्यान रखना है कि किसी भी कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो जस्ट थिंक अबाउट दैट टॉपिक एंड ट्राई टू राइट। कुछ भी आपको लिखना है उसमें, एकदम से छोड़ के नहीं आना, क्योंकि छोड़ के आओगे तो आप बिल्कुल भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपने अगर लिखा है तो आपको कुछ ना कुछ गेन करोगे। तो उस टाइम में मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं लिखूँ इसका आंसर या नहीं लिखूँ, गलत हो जाएंगे, बहुत सारी टेंशन थी मुझे। और टाइम मैनेजमेंट में भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। 1.5 आवर में इतने सारे क्वेश्चंस लिखने थे, मुझे 9 क्वेश्चंस लिखने थे। तो थोड़ा टाइम मैनेज भी नहीं हो पाया। तो इस वजह से मैंने उस क्वेश्चंस को क्या कर दिया था, स्किप कर दिया था। तो उसके तो बिल्कुल मार्क्स मुझे मिले ही नहीं। तो इसलिए वजह से उस टेस्ट के कंपेरिजन में इसमें जो है उससे कम आए। तो यू हैव अटेम्प्ट, सेकंड कमेंट था सर का कि यू हैव अटेम्प्टेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नाइसली। मतलब मोस्टली क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट किया था, ये सर का कमेंट था। एंड उन्होंने लिखा कीप रीडिंग एंड प्रैक्टिसिंग, यू कैन अश्योर मच बेटर। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप रीडिंग करते रहिए, आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ये सर का लास्ट कमेंट था। तो चलिए अब देखते हैं। ये जो टेस्ट था ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी का था। और सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे सोसाइटी सेक्टर्स है उसको मुझे पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। वो मेरे एथिक्स हो गया, फिर सोसाइटी हो गया, वो मेरे सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है। तो इस तरीके से मुझे सोशल एंथ्रोपोलॉजी है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो मैंने काफ़ी इंटरेस्ट से इनको रीड किया था। तो पहला क्वेश्चन था जो 10 मार्क्स के थे। और 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन के एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, लाइक 150 वर्ड्स के जो भी होंगे वो आपको लगभग 2 पेजेस में कंप्लीट ही करने होते हैं, 2 पेज में कंप्लीट करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था ब्राइड वेल्थ एंड ब्राइड सर्विस। तो इनके बारे में लिखना था। तो देखिए, मैंने फर्स्ट में क्या किया था, जैसे फर्स्ट में मुझे आइडिया नहीं था, जो मैंने आपको पिछला वीडियोस मैंने बनाया था टेस्ट के ऊपर अपना, तो उसमें मैंने आपको सब में मेंशन करके बताया आपको कि नेम तो मेंशन करना ही करना है आपको इंट्रोडक्शंस में, जो कि मुझे पता नहीं था फर्स्ट टेस्ट में और मैं नहीं कर पाई थी। तो देखो, इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ मनी, ब्राइड वेल्थ के बारे में मैंने लिखा कि इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ मनी एंड गुड्स गिवन बाय अ ग्रूम्स फैमिली टू अ ब्राइड्स फैमिली। मैंने लिखा कि ये वो गिफ्ट है, वो गुड्स है जो कि ग्रूम के फैमिली के द्वारा ब्राइड्स के फैमिली को दिया जाता है। तो इस तरीके से आप जो है फ्लो चार्ट्स में भी दिखा सकते हैं जिस तरीके से मैंने दिखाया है।
तो सर ने इसमें कमेंट्स दिया मुझे कि इंक्लूड द नेम्स ऑफ जी गोडी, तो उन्होंने नेम इंक्लूड करना है, तो मुझे पता चल गया। तो नेक्स्ट टेस्ट में मैंने और इम्प्रूवमेंट की, तो मेरे मार्क्स फिर अच्छे आए। तो इस तरीके से आप फिर रीज़न बता सकते हो कि क्यों ब्राइट वेल्थ है, ठीक है। तो उसके बाद फिर अब आप क्रिटिसिजम्स भी आपको देना है, और मतलब ओवरऑल एक अच्छे आंसर्स को तैयार करने के लिए इन सारे टॉपिक्स को आपको लिखना है, ठीक है। फिर मैंने ब्राइट सर्विस के बारे में भी, देखो पहले ब्राइट सर्विस को डिफाइन किया, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए मैंने, जैसे कोई ट्राइब्स का एग्जाम्पल्स आपको याद है, जैसे मैंने दिया भील्स के बारे में दिया मैंने, कुकी ऑफ मणिपुर जो है वो मैंने एग्जाम्पल्स में अपना लिखा आंसर राइटिंग में। तो ये एग्जाम्पल्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो। फिर मैंने कंक्लूजन्स लिखा कि बोथ हैविंग देयर ओन प्रोस एंड कॉन्स, ठीक है। इट हेल्प्स अस एज अ टूल्स टू मेंटेन द सोशल कोहेशन इन डिफरेंट सोसाइटीज, ओके। तो इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हो, अपने आंसर का फॉर्मेट बना सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो अपना क्लियर कर सके। जैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था, और इस वजह से मैंने आपके लिए मैं ये वीडियोस लाना स्टार्ट किया मैंने। इस तरह से मेरे जितने भी टेस्ट होंगे ना, मैं आपसे शेयर करूँगी सब कुछ, ताकि आपके मन में अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो बाय नहीं कर सकते, टेस्ट बाय नहीं किया, तो उनको उनके कन्फ्यूजन दूर हो और वो अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या था, किनसेप यूजेस इन एंथ्रोपोलॉजी। तो इस तरीके से मैंने उसी तरीके से लिखा, देखो अकॉर्डिंग टू एम्बर कॉम्बी किनसेप इज अ रिलेशनशिप डिटरमाइन द ब्लड टाइज एंड मैरिज, ठीक है। तो किनसिप का मतलब, तो अगर आप लोगों ने पूरी सिलेबस को पढ़ लिया है तभी आंसर राइटिंग कर रहे होगे। तो आंसर राइटिंग कर रहे हो तो ये आपको इन वर्ड्स से तो आप अवेयर होगे ही, आई होप कि आपको आता हो। लेकिन अगर फिर भी आपको किस टॉपिक में कन्फ्यूजन है, तो मैंने कंप्लीट कर लिया अपने एंथ्रोपोलॉजी। ओवरऑल मेरे पूरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है ऑलमोस्ट में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए मेरे। तो आपको किस टॉपिक्स में अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो, मैं उस टॉपिक को आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आर्टिकुलेशंस दे सकते हो, देखते जाइए आप। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, आप पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन थे और वो सारे क्लियर हुए हैं मेरे ये आंसर राइटिंग करने से। और आंसर राइटिंग तो आपको करना ही करना चाहिए। और देखिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आपको पता है कि दिसंबर, अगर आप फ्रेशर्स है तो ऑनवर्ड्स दिसंबर जनवरी आपको प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करनी होगी से पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए, नहीं से, ताकि आप अच्छे से प्रीलिम्स क्लियर कर सको। उसके बाद आप मेंस आंसर राइटिंग, नहीं तो पता है कि अगर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं किया तो प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया तो मेंस में कुल तो लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा, ऐसे ही नोट्स पर धरे के धरे रह जाएंगे, चाहे आपको कितना भी कुछ आ रहा है। तो तैयारी भी स्टार्ट करनी पड़ेगी ऑनवर्ड्स जनवरी से। तो इसलिए दिसंबर में आप कर सकते हो। तो आपके अगर इनकम्प्लीट पार्ट रह गए तो आप जल्दी कंप्लीट कर ले दिसंबर में, ठीक है। मेरे भी कुछ टेस्ट रह रहे हैं अभी, तो मैं भी वो टेस्ट वेस्ट लिख के ये कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, लेकिन आंसर राइटिंग को आप करो डेली, एक आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप डेली एक आंसर राइटिंग तो करो, है ना। आप अपने रूटीन वैसे सेट कर लो ताकि आप से एक आंसर्स कम से कम लिख पाए, क्योंकि ये तो इम्प्रूवमेंट आपके अंदर लाती है। जिस टाइम में हम लिखते हैं, जो फर्स्ट आंसर्स आप लिखते हो, तो उसके कंपेरिजन में फिर आप जैसे 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 लिखते जाते हो तो आपकी इंप्रूवमेंट होती चली जाती है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो था, मतलब जो शॉर्ट नोट लिखने थे, फैमिली एंड हाउस होल्ड। देखिए आप टॉपिक्स कितने ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैंने तो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ा था इसको। सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ फेवरेट, ठीक है, ये मेरा फेवरेट है। तो चलिए नेक्स्ट, इस तरीके से जैसे मैंने इनमें नेम इंक्लूड नहीं किया था, पहले मुझे इतना नहीं था कि करना ही है मतलब नेम इंक्लूड, लेकिन मेरे को अब पता चल गया है तो मैं करती हूँ। तो इंक्लूड द नेम्स हाईलैंड सर ने लिखा है, तो मेरे को करना है ये सारी चीज़ें, तो ये आप कर सकते हो इस तरीके से। देखिए डिसेंट एंड अलायंस के बारे में, तो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सारे, तो मैंने बहुत ही हर्ट बाय हर्ट लिखा था। और जब मैंने लिया, जब मैं स्टार्ट कर रही थी, मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ, जब मैं जिस टाइम ये स्टार्ट कर रही थी लिखना, तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कैसे लिखूँ कैसे लिखूँ कैसे, लेकिन जब एक बार आप पेन से लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो माइंड में अपने आप ही बातें आती चली जाती हैं। तो इसके लिए रिविज़न मोर एंड मोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आप चलते हैं नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट की ओर।
तो इस तरीके से देखिए आप कैसे मैंने बनाया हर्मिक क्रिटिसिजम्स, उसके रीजन्स, फिर कंक्लूजन्स, इस तरीके से मैंने अपने आंसर को फॉर्मेट किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स वाले हैं ये। 20 मार्क्स वाले जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, 4 पेजेस में आपको लिखना है। तो देखिए, डिस्कस एन एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू ऑन हाउ इंसेस्ट टैबू इज सीन एज मीन्स फॉर मेंटेनिंग सोशल एंड फैमिली ऑर्डर। तो आप लोग अवेयर होगे ही इस टॉपिक से, इंसेस्ट टैबू से, हर लोग जिन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया है सिलेबस, और जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं आई होप कि उन्होंने कंप्लीट कर ही लिया होगा, या फिर वो भी देख सकते हैं जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, ताकि आपको आइडिया आ सके कि मैं नोट्स भी कैसे बनाऊँ, वो भी आइडिया आएगा आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से मैंने आंसर्स को फॉर्मेट किया है, आप देखते चलिए आराम से। हाँ देखिए मैंने हार्मिक क्रिटिसिजम्स लिखा है, ठीक है। तो अब चलिए क्या है, अब देखिए यही क्वेश्चन था जो मैंने स्किप किया था। डिस्कस द द्रविडियंस एंड इंडो आर्यन किनशिप सिस्टम ऑफ इंडिया। यही क्वेश्चन था जो मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं लिखूँ, मतलब वैसे ऐसी बात नहीं है कि मेरे को नहीं आ रहा था इसके बारे में, लेकिन मेरे को ये पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मैंने एकदम से, होता है ना कि बिल्कुल भी आपने इस टाइप के क्वेश्चन को फेस नहीं किया है। तो मैंने जो अपने नोट्स भी बनाया है वो मेरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है तो मेरे को क्या होता है कि आंसर जब मैं लिखते रहती हूँ तो मेरे को मैं एकदम माइंड में फॉर्मेट बना रहता है, इंट्रोडक्शन ये लिखना है, कंक्लूजन ये लिखना है, मैंने पहले से तैयार कर रखा है। तो इस तरीके से मैं इसको भी मैं लिख सकती थी वैसे, लेकिन मैंने फेस नहीं किया था। अब मेरे को ये लग रहा था कि मैं लिखूँ नहीं लिखूँ, फिर मैं गलत हो जाएंगे, ये बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, तो इस वजह से मैंने स्किप कर दिया। लेकिन आपको स्किप नहीं करना है। आपने देखा कि उसके बाद जो भी टेस्ट हुआ, जैसे सर ने लिखा था कि एटलीस्ट आपको अटैम्प्ट तो करना ही है क्वेश्चन, तो मैं समझ गई कि अच्छा अटैम्प्ट तो करना है, चाहे मुझे कुछ भी आ रहा है मैं तैयार, तो मुझे लिखना तो है उसको, और फॉर्मेट पता चल ही गया है कि कैसे लिखना है। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही छोड़ दिया था। और आप देख सकते हैं कितने मार्क्स के हैं, ये है 15 मार्क्स के, तो मैंने 15 मार्क्स तो ऐसे ही अपना बेकार ही कर दिया। तो चलिए 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को आपको 3 पेजेस में लिखना होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आप देखिए, ये 15 मार्क्स के थे, 3.5 ओनली, ओ माय गॉड। देखिए, क्रिटिकली एग्जामाइंस द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। तो ये मैंने बिल्कुल इतने कम मार्क्स इनके क्यों, पता है मैंने वैसे तो जिस क्वेश्चंस में बोला नहीं था क्रिटिकली, ये बहुत चैलेंजिंग होता है, आपको पता होना चाहिए जो क्वेश्चंस के वर्ड्स को ध्यान में रखना। मैंने फटाफट मैं लिख रही थी, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट था, टाइम का भी टेंशन था, तो बिल्कुल मैं लिख रही थी, मैंने ये पढ़ा ही नहीं क्रिटिकली एग्जाम में, तो मैंने इसमें क्रिटिक्स नहीं की, जो मुझे करना था वो मैंने किया ही नहीं। तो इसी वजह से जो मेन चीज़ें थी वो मैंने किया ही नहीं। तो इसी वजह से क्या हो गया कि मेरा, देखो वैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिखा बहुत अच्छे से है, आप देख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। तो मैं थोड़ा सा ये हो गई, थोड़ा सा ऐसे हो गई कि हाँ चलो चलो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस, ओके मुझे लिखना है इसके बारे में। तो मैंने लिखा तो काफ़ी अच्छे से कि वायलेंस क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस। देखो मैंने कैसे आर्टिकल्स वगैरह भी ये देख सकते हो आप, एक्सेप्शंस आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 21, आर्टिकल 51A डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, लीगल रेमेडीज़ क्या क्या है, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो मैंने लिखा तो विशाखा जजमेंट केस, मैंने लिखा तो बहुत अच्छे से, कंक्लूजन्स भी लिखा, लेकिन जो मेन चीज़ें लिखनी थी वो उसमें मुझे ध्यान ही नहीं गया, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स जो है उसमें कम हो गए। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी गलतियां भी आपसे शेयर करूं, ताकि आप गलती ना करो, आपके अंदर जो भी चीज़ें कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए आपका। अब देखिए ये 15 मिनट्स के क्वेश्चन, इसमें क्या है, डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज इन सिंपल सोसाइटीज विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। में फिर भी ठीक मिला मुझे, 15 में 8 इज़ द हाईएस्ट नंबर। फिर भी इसमें और मार्क्स में गेन कर सकती थी जब मैं इसमें नेम इंक्लूड करती। फर्स्ट टेस्ट था तो मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि इसमें मुझे पता नहीं था तो मैंने नहीं किया। तो कई सारे क्वेश्चन में सर ने लिखा है कि इंक्लूड द नेम्स ऑफ लाइनी एंड सॉइलिन्स, सर ने लिखा है, तो अब मुझे ये सारी चीज़ें करनी है इसमें इम्प्रूवमेंट, और मैंने किया भी अगले टेस्ट में। तो चलिए इस तरीके से मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे कैसे मैंने लिखा है। तो क्वेश्चंस क्या था आपका कि डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द एक्सचेंज इन सिंपल सोसाइटीज विद द हेल्प ऑफ द एप्रोप्रिएट एग्जांपल। तो एक्सचेंज का मतलब इंट्रोडक्शंस लिखा, फिर इस तरीके से मैंने बनाया मतलब फ्लो चार्ट, उसके बाद रेसिप्रोसिटी, देखो आप किस तरीके से मैंने किया है। आई होप कि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो ये सारी चीज़ें मालूम होंगी आपको, बस लिखने का तरीका पता नहीं होता है तो
Examine the impact of globalizations on indigenous economic system विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब यहाँ भी देखिए मुझे 20 में 10 आए हैं, वह वैसे तो मुझे बाकी जितने भी टेस्ट हुए उसमें 20 में मैंने 12 गेन किया है। इसमें मुझे तो इसमें भी मैंने थोड़ा ये सारी चीज़ें मुझे इंक्लूड करना है इसमें, जो कि रह गया था या नहीं था। वैसे तो मैंने अपनी ओर से बहुत मेहनत करी थी कि ये मुझे करना है इंक्लूड, अच्छा मार्क्स गेन करना है, तो किया भी। वैसे मैंने एक क्वेश्चन छोड़ ही दिए बिल्कुल, तो उसमें तो हो ही जाना है कम। तो देखिए क्या हुआ, इस तरीके से मैंने सारे आंसर्स किए हैं। तो इस तरीके से आप लोग चैनल पे बने रहिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। इस तरीके से मेरे जो भी टेस्ट होते रहेंगे, मैं अपन जो गलतियां होंगी, जो सही होगा, क्या करना है, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।